नमस्कार, भारत माता की जय। देखिए, पिछले 100-200 सालों में ऐसा वातावरण बना जिसमें ये पता लगा हम लोगों को कि भाई जाति मतलब बहुत ख़राब चीज़। जाति-वाति की बात मत करो। बट जाति कास्ट होता क्या है, इस विषय को हम लोग समझे नहीं या समझने की कोशिश नहीं की। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें एक चीज़ जो थी अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कि हम उसके यहाँ नहीं खाएंगे, उसको अपने दरवाजे पे नहीं बैठने देंगे। एक असमानता का जो एनवायरनमेंट बन गया, ये इस कास्ट सिस्टम के बारे में काफ़ी रिजिडिटी समाज में खड़ा कर दिया कि भाई जाति पाति बहुत ख़राब है, जाति को ख़त्म करो। बट एक्चुअली जाति है क्या, इस पे थोड़ा खुल के बात करता हूँ मैं। देखिए, जो मॉडर्न मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, उस मॉडर्न मैनेजमेंट में एक चीज़ पढ़ाई जाती है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। जो मॉडर्न मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई की है तो कृपया गूगल देवता से पूछिएगा, जेमिनी से पूछिएगा, चैट जीपीटी से पूछिएगा, तो पता चलेगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक उसका ये है डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है कि काम को बांटो और एक एक काम के बारे में एक एक अलग लोग हो और वो उस विषय का स्पेशलाइज्ड हो। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है कि अगर एक ही काम को एक ही लोग करेंगे और वो उस विषय के स्पेशलाइज्ड होंगे तो बार बार उसी काम को करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर का जो नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है, एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा और वो काम बड़ा सुंदर ढंग से होगा, बड़े अच्छे ढंग से होगा। वही प्रिंसिपल आप किताब में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, डिग्री लेके पास करते हैं, बट अपने भारतीय समाज में या आज से 100 साल पहले का जो समाज था पूरी दुनिया में 200 साल पहले, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाय बर्थ सिस्टम से, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि वेदा में ये वर्णित है कि जो क्या कहते हैं, लोगों के गुणवत्ता किस प्रकार का उन्होंने ज्ञानार्जन किया है, किस तरह के कार्य को चुनते हैं, उस हिसाब से वर्ण विभाजन होता था। और 4 प्रकार के वर्ण विभाजन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। तो उसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज वो बहुत वर्षों तक, हजारों लाखों साल तक सपोज कीजिए भारत में सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर के कलयुग तक में चला होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। बट कभी न कभी जाकर के लोगों को लगा होगा कि भाई अगर इस काम को अपने अपने फैमिली में अडॉप्ट कर लें तो क्या होगा, ये जो हमारा बेटा या हमारी बेटी घर से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री लेने जाती है, घर से बाहर दूर जाकर के डिग्री लेने जाती है, और ऐसा लेने के क्रम में किसी बेटी धन है तो उसका चरित्र हनन होता है, बेटा है तो उसका आचार विचार खराब हो जाता है, और कोई अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे, ऐसा कुछ माया मोह समाज में आया होगा, सजगता आई होगी एक अलग टाइप की। तो लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई क्यों ना हम लोग अपने अपने घर को ही यूनिवर्सिटी बना ले और अपने बच्चों को जो उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके काका काकी, उसके मामा मामी, उसके मौसा मौसी, जहाँ पे वो रहा, बचपन से पला बढ़ा, जिनके साथ वो रहेगा, उनका जो काम रहेगा, उसी काम को अगर बच्चा 8 साल की उम्र से थोड़ा बहुत करना, ठीक है, वो ज्ञानार्जन करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, लेकिन अगर वो 8 साल की उम्र से, क्योंकि अपने यहाँ कहावत है कि बेटा या बेटी के बारे में भाई 8 वर्ष की हो गई तो अब तुमको काम में मदद करना चाहिए, ऐसा अपने यहाँ कहावत है। यानी कि 8 वर्ष की उम्र से बच्चों को अपने माता पिता, जिस परिवार में वो रहते हैं, काका काकी, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, जहाँ पे वो बच्चा पल रहा बढ़ रहा है, उनके काम में उनको सहयोग करना चाहिए। इसके पीछे भी एक साइंस है, क्यों काम में मदद करना चाहिए, क्योंकि अब मान लो घर में किसी को कोई बीमार पड़ गया, अब बच्चे को कुछ भी आपने काम नहीं सिखाया, नहीं हाँ आप तो कुछ काम नहीं करोगे भाई, आप कैसे काम करोगे। और कुछ लोग अरे देखो ये बच्चे से काम करा रहा है, ऐसा फीलिंग नहीं भाई, ये ठीक बात नहीं है। बच्चों को काम कराना सीखना है, हर क्षेत्र का काम सिखाना। क्यों? अचानक घर के बड़े की तबीयत खराब हो गई,
कोई आपदा ज़िंदगी में आ जाती है, कोई एपिडेमिक बीमारी फैल जाती है, किसी का घर का घर सुन्न हो जाता है। तो ऐसे में अगर बच्चे कुछ सीखे रहेंगे ना बड़ों के साथ काम करते करते, तो उनको डे टू डे लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। वो थोड़ा बहुत खाना बनाने जानते होंगे, थोड़ा बहुत अपनी खेती बाड़ी या जो उनका पुश्तैनी काम होगा, अगर वो थोड़ा बहुत सीखते जाते होंगे तो डे टू डे लाइफ मेंटेन करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। बच्चे 8 साल की उम्र से ही काम करने लगेंगे। तो हम अपने विषय पे आते हैं। तो हुआ क्या, ऐसी व्यवस्था बनी कि क्यों ना घर को यूनिवर्सिटी में बदल दे और बच्चे जो बाहर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं वो घर में ही ट्रेनिंग लेंगे। तो हुआ क्या, जो मान लीजिए प्लम्बर थे, जो बार्बर थे, जो कोबलर थे, जो मेज़ोन थे, जो फार्मर्स थे, फार्मर्स में भी अलग अलग टाइप के फार्मर्स, कोई सिर्फ फल की ही खेती करता है, कोई सिर्फ सब्जी की ही खेती करता है, कोई सिर्फ अनाज की ही खेती करता है। इस तरह से फार्मिंग में भी डिवीज़न होने लगा। और हुआ क्या कि जो जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से भी बहुत सारा डिवीज़न है। कोई 4 वेदों के विद्वान होंगे, कोई 3 वेदों के विद्वान होंगे, कोई 2 वेदों के विद्वान होंगे, कोई 1 वेद का विद्वान होगा, कोई कर्मकांड में विद्वान होगा, कोई जो दैनिक जीवन के पूजा पाठ कराने में विद्वान होगा, कोई जो मृत्यु हो जाता है उसका पूजा पाठ कराने में विद्वान होगा, और कोई अलग अलग विषयों का विद्वान होगा कि कोई ग्रह नक्षत्र के बारे में ज्योतिष विज्ञान का एक्सपर्ट होगा। तो बहुत सारा विभाग, ब्रांचेज हर क्षेत्र में, आप जिस किसी क्षेत्र की बात करो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो मकान बनाने का काम हो, चाहे वो जो जिस क्षेत्र की आप बात करो, हर क्षेत्र में बहुत सारा विभाग है। तो हुआ क्या, पुस्त दर पुस्त वाली व्यवस्था बन गई कि सब अपने घर में ही अपना ट्रेनिंग लेंगे और अपना काम करेंगे। और शुरू हो गया तब से दुनिया में कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग। यह गृह उद्योग और ये कॉटेज इंडस्ट्री से हुआ क्या, हर परिवार छोटा मोटा उद्योग चलाने लगा, हर घर एक तरह का इंडस्ट्री हो गया। तो यही कंसेप्ट बाद में निकल गया कि हर गांव एक तरह का शॉपिंग मॉल हो गया। जैसे आप एक शहर के आजकल के ज़माने में बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हो तो क्या होता है, आप देखते हो कि वहाँ 50 तरह की दुकानें हैं, सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर तक आपको मिलेगा, हल्दी से लेकर के हवाई जहाज़ तक आपको मिलेगा। तो उसी तरह से एक विलेज जो था उस समय में एक बिग बाज़ार बन गया, एक शॉपिंग मॉल बन गया, और उसमें घर कैसे बसने लगे। जैसे ब्राह्मण जी हैं तो मान लीजिए जो मृत्यु के बाद जो कर्म होते हैं वो सब कर्म करवाने लगे, महापात्र जिसको कहते हैं। तो उनकी बस्ती एक जगह, वो उनकी 10 घर या 50 घर या 25 घर जो भी है वो लगातार उनका एक साथ घर होगा। कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं कुम्हार, तो उनका घर एक साथ लगातार होगा। कोई तेल का काम करने वाले थे तो तेली समाज का घर एक साथ होगा। कोई कपड़ा धोने का, साफ़ सफाई का काम करेंगे धोबी, तो उनका घर एक साथ होगा। जो बांस का बर्तन बनाएंगे, सुअर पालेंगे, तो डोम समाज का एक साथ घर होगा। कोई खेती करेंगे तो भूमिहार समाज का घर, जो ज़मीन के मालिक रहेंगे उनका एक साथ लगातार घर रहेगा। तो इस तरह से जो चमड़ा से, लेदर से रिलेटेड काम करेंगे, बच्चों के घर में जो बच्चे नए जन्म लेंगे उनका कैसे जन्म डिलीवरी हो, डिलीवरी के बाद उनका 10 दिन 15 दिन कैसे केयर किया जाए, तो राम समाज, चमार समाज का, चर्मकार समाज का घर लगातार एक साथ होने लगा। जो लोगों के लिए भोजन भात मिठाई सामग्री बनाएंगे, हलवाई समाज का घर एक साथ होने लगा। तो इस तरह से गांव के बसने का जो तरीका हुआ वो क्या हुआ, एक तरह के काम करने वालों का घर एक साथ रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपके घर में शादी विवाह में कुछ काम करवाने, मिठाई भोजन इत्यादि बनवाना है, तो आप क्या हुआ, हलवाई बस्ती में चले गए, और जो 10 घर 20 घर हलवाई का है आप उनसे बात किए, निगोशिएशंस हुआ, आपस में बार्गेनिंग हुई, जिससे आपका बात पट गया, रेट पट गया, आप उनसे काम करवा लिए। यही सब कास्ट में ऐसा था। तो इस तरह से पुस्त दर पुस्त वाली व्यवस्था चलने लगी। जो व्यवसाय में एक्सपर्ट है तो वो व्यवसाय ही करने लगा। व्यवसाय में भी नाना प्रकार है, कोई शहद की व्यवसाय में लग गया, कोई सोना चांदी के व्यवसाय में लग गया, कोई हीरो के व्यवसाय में लग गया, कोई अनाज के व्यवसाय में लग गया। माने हर एक चीज़ में भांति भांति प्रकार है, और जो जिस चीज़ का व्यवसाय करने लगा पुस्त दर पुस्त वो उसी चीज़ का व्यवसाय करने लगा।
तो इस तरह से वंशानुगत व्यवस्था हो गई। लेकिन उसमें फिर क्या हुआ, समय के साथ कुछ लोग गंदे रहने लगे, साफ़ सफाई नहीं मेंटेन करने लगे, हाइजीन का अभाव रहने लगा। और क्या होता है, हम और आप सामाजिक तौर पर काम को ऊंचा नीचा रेटिंग देने लगते हैं कि ये काम अच्छा है, ये काम ख़राब है। ऐसा नहीं कि मैं कलेजा ठोक के कहता हूँ कि ऐसा आप कोई अगर कहेगा कि पहले के ज़माने में ही ये सब होता था, काम को ऊंचा नीचा अभी भी होता है। अभी मॉडर्न समय में जो कोई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड है, किसी के घर में अगर 4 भाई है और एक भाई मान लीजिए ए ग्रेड में नौकरी करता है, एक भाई बी ग्रेड में करता है, एक भाई सी ग्रेड में और एक भाई डी ग्रेड में, तो डी ग्रेड वाले से सब दूरी बना के रखते हैं। ये करवा सच है। उसके साथ अपने बच्चों को हिलने मिलने कम देता है। तो ऐसी व्यवस्था पहले बन गई और वही चीज़ साफ़ सफाई न मेंटेन करने के कारण, हाइजीन नहीं मेंटेन करने के कारण, या जो भी डिमेरिट्स रहा होगा उसके कारण से वो वंश परंपरा में बदल गया कि भाई हम इनके यहाँ नहीं खाएंगे, ये छुआछूत है, उनके साथ उठना बैठना नहीं है, ये दूरी लोग मेंटेन करने लगे। लेकिन वो दूरी समाज के लिए घातक बना। वो समाज घातक के कारण क्या हुआ, जो बुद्धिमान समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो संपन्न समाज है, उसकी जो विपन्न समाज है, जो सर्वहारा समाज है, उससे दूरी होने लगा। और ऐसा नहीं है, मैं यहाँ थोड़ा अपने आप को करेक्ट करूँगा, ऐसा नहीं है कि जो अभी जिसको सरकार ने ओबीसी SC ST में डाला है वो पहले गरीब थे। ना ना ना, ये कभी भी हम लोग भूल नहीं करेंगे कि वो लोग हमेशा से गरीब रहे हैं। आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ओबीसी SC ST ही वास्तव में अमीर वर्ग थे, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्शन थे। क्यों? क्योंकि जितना भी कॉटेज इंडस्ट्री हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, सबके मालिक यही लोग थे। आप देख लो, जितने भी हुनर की बात कर लो, अब ज्वेलरी बनाने का काम सोनार समाज, तेल, तरह तरह के अनाज से तेल निकालने का, ग्रेन से तेल निकालने का काम तेली समाज, चाहे वो मूंगफली से तेल निकले, चाहे सरसों तेल से तेल निकले, चाहे तिल का तेल निकले, तेली समाज। आपको कपड़ा साफ सफाई करवाना हो तो धोबी समाज। और धोबी समाज को इतना पावर है कि अगर पुराना कपड़ा, मान लीजिए पहले के ज़माने में लोगों को दिक्कत है, नया कपड़ा नहीं है, तो धोबी समाज अगर ब्राह्मण, खास सबसे पहले अधिक विपन्न समाज कौन होता था? गरीब समाज, तो ब्राह्मण होते थे। तो मान लीजिए ब्राह्मण के पास कपड़ा का अभाव है, अब शादी है, शादी में नया कपड़ा पहनेंगे, या जनेऊ है, नया कपड़ा नहीं है, नहीं पहनेंगे, तो क्या करेंगे? पुराने कपड़ा को अगर धोबी धो के दे दे तो नया माना जाता है, माना जाता था। अभी की जनरेशन को शायद नहीं पता हो, आप क्रिटिकल स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सच्चाई है। और क्या है, शादी ब्याह में अगर हमारी घर में जिस किसी की बेटी की शादी हो तो वहाँ बेटी को सुहाग देने का काम कौन करेगी? तो एक धोबिन करेगी। कितना हाई प्लेस है धोबिन को शास्त्र के हिसाब से। मेरा रोमा मेरा खड़ा हो गया ये बात करते हुए कि जब कोई कहता है कि कास्ट सिस्टम खराब है। खराब कब है? जब हम ज़बरदस्ती ज़्यादा नाटक करते हैं, उससे वो सुहाग देने आती है, सुहाग लेते हैं और हाँ हाँ दूरे रह कर देते हैं। डोम समाज से बर्तन लेकर के छठ मनाते हैं और उसको कहते हैं हाँ दूरे रह, तो भाषा ख़राब कर लेते हैं। लेन देन तो उसके साथ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो उसी के साथ कर रहे हैं। हलखोर समाज, वो जब तक सूप नहीं दे, और जो आपको पता है बांस के बर्तन में, सारे बांस के बर्तन डोम समाज बनाता है, लेकिन एक बर्तन ऐसा है जो डोम समाज नहीं बनाता है, वो है सूप। सूप बनाने का अधिकार हमारे समाज में हलखोर समाज को है, ये अधिकार डोम समाज को नहीं दिया गया है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, राइट? कि एक ही बांस का बर्तन है, सूप है, जिसको कुनिया भी कहते हैं कहीं कहीं जगह। हु विल मेक दिस, हु आर मेकिंग ऑल दिस थिंग्स? तो सूप जो है, वो सूप बनाने का काम बांस का, वो सिर्फ हलखोर समाज करता है। बाकी जो है चंगेरा कहिए, ढाकी कहिए, मौनी कहिए, पथिया कहिए, वो सारे के सारे डोम समाज बनाता है। तो कितना माइन्यूटली डिवीज़न ऑफ वर्क है। अब देखो, शहद की खेती करने वाला है कोई, अब ग्वाला ही समाज को बात बता रहे हैं, तो आप क्या समझते हो ग्वाला का मतलब? ग्वाला समाज में भी वो डिवीज़न ऑफ वर्क है। कोई सिर्फ है जो पशु पालेगा, कोई है जो सिर्फ दूध दही बना करके दही बेचेगा, घी बना के बेचेगा। तो सब में काम बांटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सबका सभी काम था। ब्राह्मण्स में
100 तरह के काम हैं, यादवों में 100 तरह का काम है, जो बिरादरी आप पकड़ लोगे। क्षत्रिय है, क्षत्रियों में भी 1000 तरह के काम हैं। सभी क्षत्रिय राजा ही नहीं बनते थे। तो कास्ट सिस्टम को कभी खराब रूप में नहीं लेना है। कास्ट सिस्टम का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। किसी का जात, अब देखिएगा, आप पूछेगा भाई आपका जात क्या है, जात का मतलब आदमी ये नहीं पूछता है, तो बताता है हम लोग पान की खेती करते हैं। अच्छा, पनवारी हो, तो दिस इज़ व्हाट, पान की खेती करने वाला भी एक समाज है जो सिर्फ पान की ही खेती करता है। तो जात का मतलब उसके वर्क से परिचय कराना, न कि उसके जात का मतलब कि वो कितने बैकग्राउंड से है, वो कितना क्या कहते हैं सोशली पिछड़े क्षेत्र से है। अभी 100 साल में जब अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया भारत में, मॉडर्न इंडस्ट्री के माल को बेचना स्टार्ट किया भारत में, तो उन्होंने भारत के कॉटेज इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, हथकरघा उद्योग को, हाथ से बनने वाले सामान को डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया। अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया कि जो क्या कहते हैं भाई, अगर कोई हाथ से बना हुआ सामान भारत में बेचेगा तो उसको हाथ काट दिए जाएंगे, उसको जेल हो जाएगा, उसको पनिशमेंट हो जाएगा, सरकार से पहले लाइसेंस लो। तो इस तरह से नियम बना करके उसने भारत में कॉटेज इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डैमेज किया। तो इससे जानते किसका रोजगार डैमेज हुआ? ओबीसी, एससी, एसटी का डैमेज हुआ। ब्राह्मण भूमिहार का रोजगार नहीं डैमेज हुआ, क्षत्रियों का रोजगार नहीं डैमेज हुआ। हाँ, क्षत्रियों का रोजगार डैमेज हुआ कि उनसे राज छीन करके अंग्रेज अपने अंडर में करते गए, तो क्षत्रियों का भी रोजगार डैमेज हुआ। लेकिन क्षत्रिय लोग सेना में नौकरी करने लगे, तो ऑल्टरनेटिव उनका तुरंत ऑप्शन आ गया। बाकी जो समाज था, जो हुनरमंद समाज था, जो हाथ से सामान बना के बेचता था, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी लोग ज़्यादा आते हैं, वो लोग जल्दी अपने आप को बदल नहीं पाए। और इसीलिए जब कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी तो जल्दी से उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। इसीलिए बेरोज़गारी, पिछड़ापन, भुखमरी के शिकार ये समाज होने लगा। और चूँकि ब्राह्मण छुआछूत में रह गए, हाँ दूरे रहे, इसीलिए बदनामी उनके सिर चढ़ गई कि भाई देखो ये अपने समाज के कमज़ोर वर्ग के साथ, कमज़ोर वर्ग जो ओबीसी, एसटी पहले संपन्न वर्ग था, वो कमज़ोर वर्ग में आ गया, तो उसके साथ सहानुभूति नहीं रखता है, इत्यादि इत्यादि। बात सही है कि समाज का जो गार्जियन है, ब्राह्मण है, उसको टॉलरेंस, उसको ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए था। उसने तो अपने आप को तुरंत अडॉप्ट कर लिया, बदल लिया अंग्रेज़ों के आने से। उसने देखा कि ट्रेडिशनल वे में अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग को कहीं पूछ नहीं होगी। तो वर्ल्ड लेवल में जो बदलाव आ रहा है उसको ब्राह्मणों ने तुरंत अपने आप को बदलाव बुला दिया। लेकिन ओबीसी, एसटी के वर्ग धीरे धीरे उनमें बदलाव आया, चेंजेज आया। इसलिए आप देखोगे कि अभी बहुत सारे ओबीसी, एससी, एसटी मॉडर्न तरीक़ों को अब अडॉप्ट कर रहे हैं। और जितना परिवार जो देर से अडॉप्ट करता है उसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना देर से सुधार होती है। तो यहाँ मेरा विषय है कि कभी भी अपने जाति को, कास्ट सिस्टम को बुरा नहीं समझना है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि हमारे पूर्वज इस काम को करते थे। भले ही वो शहद बना के बाज़ार में बेचते थे, या सोने का जेवर बना के बेचते थे, या चमार समझते थे, चर्मकार समझते थे, जो लेदर इंडस्ट्री के मास्टर थे, इंजीनियर थे, जो घर घर, अभी हम लोग को क्या होता है, बच्चे घर में कोई जन्म ले तो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसको नॉर्मल डिलीवरी होगा उसको भी सीजेरियन में डाल देते हैं, पैसा ऐंठते हैं, ठगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, हमारे गांव-गांव में चर्मकार, राम समाज के परिवार होते थे, वो बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी करवाती थी, आपको घर में आके फैसिलिटी देती थी। और जो माँ बच्चे को जन्म देगी, उस माँ को और उस बच्चे का 10 से 15 दिन ख्याल रखती थी, 11 दिन तक ख्याल रखती थी। जन्म से लेकर के 11वें दिन तक का ख्याल कौन रखती थी? चर्मकार समाज की घर की माँ, बहन, बेटी, भाभी, दादी, वो आकर के ध्यान रखती थी। तब ब्राह्मण का बच्चा, तब राजपूत का बच्चा, तब सोनार का बच्चा, तब भूमिहार का बच्चा पलता था। और उसको हम अपने से दूर करते हैं। हाँ ठीक है, वो हो सकता है कि वो हाइजीन नहीं मेंटेन करते, एक उनकी डिमेरिट थी, वो साफ़ सफाई नहीं मेंटेन करते थे। लेकिन वो अगर हमारे बच्चों को 10 से 11 दिन ध्यान नहीं रखते तो क्या होता भाई? वो कहाँ पैसा ऐंठते थे? तो कहने का मतलब है, कास्ट सिस्टम इज़ नॉट अ कर्स। कास्ट सिस्टम बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो दुनिया अभी मॉडर्न समय में मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट में को पढ़ा रही है। वो हमारे समाज पिछले 50,000 1 लाख सालों से
कास्ट सिस्टम के रूप में, और हर गांव को एक यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। गांव में अलग अलग कास्ट के लोग अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं, अपना काम करके समाज में योगदान करते हैं और जीविकोपार्जन करते आ रहे थे। तो अभी भारत सरकार जातीय जनगणना करने जा रही है, तो हमको उसमें शर्म नहीं महसूस करना है। वी आर प्राउड सनातनी, वी आर प्राउड हिंदूज, वी आर प्राउड बुद्धिस्ट, वी आर प्राउड सिख, वी आर प्राउड जैन्स, लेकिन हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन अपना कास्ट सिस्टम में जो कास्ट सर्वे होगा उसमें अपना कास्ट का परिचय जरूर देंगे, विथ प्राइड, गर्व के साथ। कभी संकोच नहीं करना है कि हमारा परिचय क्या है, क्योंकि परिचय समय के साथ बदलते रहता है। अभी कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा भी चपरासी का काम कर रहा है, स्वीपर का काम कर रहा है। अभी समय में शिक्षा नहीं लिया है, जिस तरह का शिक्षा लेगा उस तरह का काम करना पड़ेगा। ब्राह्मण के बच्चे भी मांस का बिजनेस कर रहे हैं, चिकन बेच रहे हैं। तो इसको शर्म में नहीं लेना है। कास्ट हमारा हेरिडेटरी वंशानुगत परिचय है कि हमारे पूर्वज किस तरह के काम को करते थे। और हमको तो दुख होता है कि अलग अलग कास्ट के लोगों के पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, अब मान लो सिलवट कूटने के लिए लोग आते हैं, महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं। सिलवट कूटना अभी के समय में क्या सरकार ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक से लोगों को ट्रेनिंग दे करके भविष्य में देखिएगा सिलवट कूटना सिखाएगी। कोई ना कोई टेक्निकल काम, बढ़ई बनना सिखाते हैं, सुनार बनना सिखाते हैं, और हमारे पूर्वज घर बैठे अपने बच्चों को सिखा देते थे। तो जितना भी कास्ट बेस्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उन सब को सरकार को स्किल्ड लेबरर की स्किल्ड सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न समय के ITI या पॉलिटेक्निक या IIT से जो डिग्री लेकर के उसी को हम सर्टिफिकेट दें। ट्रेडिशनल वे में कोई ट्रेडिशनली अगर पुश दर पुश दे काम सीख रहा है तो उसका एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, डेमो होना चाहिए सरकार के पास। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले डेमो लेते हैं, उसका आप डेमो लो और लोगों को बिना किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए भी लोगों को सर्टिफिकेट दो। भाई वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। आपको पता है इंजीनियर से ज़्यादा एक्सपर्ट मैकेनिक होते हैं, क्योंकि मैकेनिक लोग प्रैक्टिकल काम करते करते मैकेनिक बने हैं। वो कहीं से डिग्री लेकर के सर्टिफिकेट लेकर के मैकेनिक नहीं बने हैं। तो काइंडली अभी जो भारत सरकार ने जातीय जनगणना का परमिशन दिया है कि इस बार जो जनगणना होगी वो जातीय आधार पर होगी, अपनी अपनी जाति का परिचय जरूर दें और गर्व से महसूस करें। लिखे क्या, हम डोम हैं, हम भूमिहार हैं, हम यादव हैं, हम तेली हैं, हम कुर्मी हैं, हम कोयरी हैं, हम बावड़ी हैं, हम ढांगर हैं, हम मुसहर हैं। इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है। अरे ढांगर मुसहर जात जानते क्या है? वो लोग इंजीनियर कास्ट हैं अपने विषय के। आपको कहीं पे सुरंग बनाना है, ब्रिज बनाना है, बड़े मकान बनाने हैं तो ढांगर मुसहर समाज, नहर खोदना है तो इसमें एक्सपर्ट कौन है? ढांगर मुसहर समाज, वो इंजीनियर कास्ट है आपका। लेकिन चूंकि ट्रेडिशनली नॉलेज है, ये अंग्रेज़ों ने खेल खेला कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज रहेगा उसको हम कुछ नहीं मानेंगे, जीरो मानेंगे। और भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन इस नियम को, व्यवस्था को बदला नहीं। अंग्रेज़ों वाली ही व्यवस्था चल रही है कि जो ट्रेडिशनली आपके पास नॉलेज है हम आपको जीरो मानेंगे। नाचने गाने वाले लोग के लिए ट्रेडिशनली सिस्टम भी, अगर ट्रेडिशनली देखो शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये सब ट्रेडिशनली नाचने गाने में करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, इनको सब सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन एक गरीब आदमी अगर दूध दूहना जानता है, चूल काटना जानता है, मधुमक्खी पालना जानता है तो सरकार उसको अनस्किल्ड लेबर में डाल कर रखती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं से सर्टिफिकेट लेके नहीं आया है। तो सरकार को भी करेक्शंस करना पड़ेगा कि जाति के पास, जिस जाति के पास अपना हेरिडेटरी नॉलेज है, वंशानुगत ज्ञान उसके पास है, काम करते करते वो अच्छा मधुमक्खी पालन का काम कर रहा है, वो अच्छा गौ पालन का काम कर रहा है, वो अच्छा बकरी पालन का काम कर रहा है, वो अच्छे से सोना चांदी का जेवर बनाने का काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको एक डेमो ऑफिस के सामने ले करके, या कोई एक सिस्टम हो कि उसको दुकान पे जाकर उसका डेमो देख करके उसको स्किल्ड लेबर की सर्टिफिकेट दे। तो इससे क्या होगा? आदमी को प्राउड फील होगा, गर्व फील होगा, महसूस होगा। तो हमारा विषय है कि हम लोग जातीय जनगणना में भाग लेंगे और अपनी अपनी जाति का परिचय अच्छे से लिखाएंगे। जाति हमारा काम का सिर्फ परिचय है, जाति हमारे एक दूसरे से अलग होने का परिचय नहीं है। ठीक है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इस अब जनगणना का परिचय देते समय हम सब का जो दुश्मन, जो आतंकवादी जमात है,
जो क्रिश्चियन टेररिज्म है, जो इस्लामिक टेररिज्म है, जो नक्सल टेररिज्म है, जो कम्युनिस्ट टेररिज्म है, इन सब को अपना दुश्मन नंबर 1 मानना है। इन सब से हमको लड़ना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।